हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है बिलियन को लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक के 3 पार्ट बनाए हैं। नंबर 1 पे परिभाषा, नंबर 2 पे मैंने बनाया है इसका एग्जाम्पल लिया, और नंबर 3 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाया हूँ। तो इस तरह से हमारा बिलियन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमारे एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी प्रश्न, बिलियन के ऊपर आने वाला कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो बिलियन की क्वेश्चन में 4 अंक, परिभाषा वाले प्रश्न में 4 अंक मिलते हैं और एमसीक्यू वाले में 1 अंक मिलता है। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। मैंने पॉइंट नंबर 1 पर लिया है सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन की परिभाषा, डेफिनेशन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ बिलियन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है तो चीनी और पानी को आपस में मिलाने से बन जाता है। टाइप ऑफ मिक्सचर, पॉइंट नंबर 2 है टाइप ऑफ मिक्सचर। इसमें नंबर 1 में होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिश्रण या ऐसा मिक्सचर जिनके अवयवी कणों को अलग नहीं देखा जा सकता, अभिक्रिया के पश्चात अलग नहीं देखा जा सकता, वह मिश्रण सामान्य मिश्रण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है नंबर 1 नमक का जल में घुलना, और नंबर 2 पे है शक्कर का जल में घुलना। अगर पानी और नमक पानी में डिज़ोल्व हो जाते तो हम उसे अलग अलग नहीं देख सकते। कुछ समय के पश्चात ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, इसके कारण हम उसे अलग अलग नहीं देख सकते। दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी कि विषमांगी, ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। इसमें नहीं देखा जा सकता और इसमें देखा जा सकता है। हम उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है तेल पानी का मिश्रण। तेल को पानी में अगर मिलाते हैं तो तेल जो है वो पानी से ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रहता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है चीनी तथा बालू यानी कि रेत में चीनी को मिला देंगे तो हम आसानी से उसे देख सकते हैं। इस तरह से हमारा बिलियन की परिभाषा, उसके बाद टाइप ऑफ बिलियन, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सामान्य मिश्रण, उसके बाद हमने उसका उदाहरण देख लिया विषमांगी मिश्रण। दूसरा उसका पार्ट तो ऐसा बिलियन, इसके अवयव पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देख लिया। इस तरह से हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया है। अब एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों, नेक्स्ट है बिलियन के घटक, यानी कि बिलियन किन किन घटकों से मिलकर बनता है। तो पहला है विलय। इसकी परिभाषा है वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है, विलय कहलाता है। विलय, इसको हम किसी भी चीज़ में, किसी वस्तु में, किसी भी मिलाते हैं, वह कहलाता है विलय, जिसको मिलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नमक है, चीनी है, नींबू आदि, ये सब हमारे विलय हैं। इसका दूसरा घटक है विलायक, वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे कि पानी को लिया और नमक को लिया तो नमक पानी बन गया। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और वही नमक की मात्रा कम होती है, तो नमक हमारा विलय हो गया और वही पानी हमारा विलायक हो गया। इसमें हमने पानी ले लिया, अधिक किसी भी चीज़ को ले सकते हैं आप,
तो वो हो जाएगा विलायक। एग्जाम प्रश्न है, मैंने एक प्रश्न बनाया है जो परीक्षा में अधिकतर आता है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न कह रहा है बिलियन में मुख्य घटक होते हैं, मैंने आपको बताया, यानी कि ये लिखो है नंबर 1 पे होता है विलय और नंबर 2 पे होता है विलायक। तो इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर 1 में 2 और दूसरे में 3, तीसरे में 4 दिए हुए हैं और चौथे में 6। हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, बिलियन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है क्या कहलाता है? ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कम मात्रा वाला कहलाता है विलय, तो हमारा आंसर हो जाएगा विलय, दूसरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिलियन के प्रकार विलय की मात्रा के आधार पर, विलय जिसकी मात्रा कम होती है उसके आधार पर हमने विलयन के प्रकार को बनाया है। जैसे कि सांद्र विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम घुली होती है सांद्र विलयन कहलाता है। और दूसरा है तनु विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, इसमें अधिक होती है तो ये सांद्र कहलाता है, और तनु में कम होती है, यानी कि तनु का मीनिंग ही कम है, इसलिए वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है वह विलयन कहलाता है तनु विलयन। तो इस तरह से हमारे विलय की मात्रा के आधार पर हमने सांद्र विलयन और तनु विलयन की परिभाषा को पूरा कर दिया है। उसके बाद में आता है संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन स्थिर ताप पर, यहाँ पे अधिकतम तो है लेकिन यहाँ पे स्थिर ताप नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है संतृप्त विलयन कहलाता है। स्थिर ताप पर दोस्तों इसको आप इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इस परिभाषा में यहाँ पे स्थिर नहीं है और यहाँ पे स्थिर है, स्थिर ताप वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम घुली होती है संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन। दूसरा है इसका पार्ट असंतृप्त विलयन, किसी भी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षाकृत कम हो, इसकी अपेक्षाकृत कम हो तो वह विलयन कहलाता है असंतृप्त विलयन। इस तरह से हमारा ये पूरा पेज कंप्लीट हो गया है। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पॉइंट है विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन। विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाता है? विलयन में विलायक कहलाता है। तो हमने अब विलायक के आधार पर विलयन की प्रकृति, विलायक के आधार पर विलयन की कैसी कैसी प्रकृति होती है उसके हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नेचर में सिर्फ मूल रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पे ठोस है, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। इन्हीं तीनों अवस्थाओं में हम विलय को मिलाते हैं और ये
तीनों अवस्था हमारी विलायक कहलाती हैं। तो हम इनकी परिभाषा देखते हैं। वह विलयन जिसमें, जैसे कि ठोस दिया हुआ है इसीलिए ये ठोस का ही होगा, इसमें विलायक ठोस होगा। वह विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है विलयन कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है। वह विलयन ठोस विलयन कहलाता है। जैसे पीतल, सोना आदि। पीतल में काफ़ी मिश्र धातु मिलाए जाते हैं, इससे ये ठोस अवस्था में होती हैं और बहुत सारी पीतल ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद में द्रव, इसमें विलायक द्रव अवस्था में होगा। जैसे कि हमारी परिभाषा है, डेफिनेशन है, वह विलायक जिसमें वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो तो वह विलयन कहलाता है, द्रव्य विलयन। जैसे कि शरबत, नमक, पानी आदि। जैसे कि ये पानी कैसे अवस्था में पाया जाता है? ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, इसलिए विलयन द्रव्य हो गया। नमक भले ही ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा तो कम है और हमें फाइंड करना है विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन, इसलिए विलायक तो द्रव्य, इसलिए ये द्रव्य विलयन हो गया। नंबर 3 पे आता है गैसीय विलयन। ये इधर गैसीय विलयन, इसमें विलायक गैस अवस्था में पाया जाता है। आप सोचते होंगे कि विलायक गैस अवस्था में कैसे हो सकता है। मैंने परिभाषा ली है यहाँ पे, गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में हो वह विलयन कहलाता है गैसीय विलयन। इसका सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वायु। जी हाँ दोस्तों, वायु में काफ़ी सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य सक्रिय गैसें पाई जाती हैं। तो ये वायु जो है वो विलायक है और गैस उसमें पाई जाती है, तो उसका विलयन हो गया, तो ये हो गया गैसीय विलयन। इन्हीं के आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन को लेके आया हूँ। जैसे कि नंबर 1 पे है पीतल, को प्रश्न में है पीतल मिश्र धातु किस प्रकार का विलयन है। तो मैंने आपको यहाँ ठोस विलयन में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पीतल। मेरे एग्जाम्पल से ही प्रश्न आएगा। आप मेरे नोट्स को देख लीजिएगा एक बार, तो उन्हीं से प्रश्न आएगा। इसमें प्रश्न में बना दिया हमने पीतल मिश्र धातु किस प्रकार का विलयन है, तो हमने पढ़ा है ये ठोस विलयन है, बाकी सब नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, वायु किस प्रकार का विलयन है। नंबर 1 में गैस, ये देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वायु, ये गैस ही विलयन है। ये कैसा विलयन है? गैस ही। ऑप्शन दिया है द्रव, ठोस, ये है नहीं। उसके बाद में नंबर 3 है शरबत किस प्रकार का विलयन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ठोस, 2 में है द्रव, 3 में है गैसीय तथा 4 में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि द्रव, यानी दूसरा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा विलयन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार मेरे नोट्स को देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है जो मेरे नोट्स में ना हो। इस प्रकार से दोस्तों विलयन का हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार मेरे नोट्स को देख लीजिएगा, इसी से सारे प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।